हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब हमारे पास कोई भी मैटर हो, उसका मास निकालना बहुत इजी है, लेकिन अगर हमें निकालना हो कि वो मैटर जिन एटम से बना है उन एटम्स का मास निकालना, उसमें से एक एटम का मास निकालना, तो वो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। तो जैसे एग्जांपल ले लो, हमारे पास एक धूल का छोटा सा कण है, छोटा सा मिट्टी का एक छोटा सा कण है, तो उसमें भी हमारे पास इतने एटम्स होंगे, इतने या इससे भी ज्यादा एटम्स होंगे। तो ऐसा एटम जो ना तो हमें दिखता है ना ही जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे एटम का मास निकालने कैसे? उसके लिए फिर क्या किया हमने हाइड्रोजन के एक एटम को हमने मान लिया स्टैंडर्ड मान लिया, जिसका मास था हमारे पास 1। मास 1 वाले हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड मान लिया। अब जितने भी हम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस निकालते थे वो इसके रिलेटिव में निकालते थे, इसको स्टैंडर्ड मान के निकालते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे हम निकालते रहे तो कुछ एलिमेंट्स के ऐसे आने शुरू हो गए एटॉमिक मासेस जो फ्रैक्शंस में थे, तो वो हमारे लिए डिफिकल्टी कर रहे थे। इस कारण हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिजेक्ट करके अब हमने किया ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड। जब ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड कर रहे थे तो फिजिक्स्ट और केमिस्ट इन दोनों ने अलग अलग ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड किया। जो फिजिक्स्ट थे इन्होंने तो ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही आइसोटोप लिया, ऑक्सीजन 16। लेकिन जो केमिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेचुरल ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना। अब जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन के सारे आइसोटोप मिलेंगे, जितने आइसोटोप हैं वो हो सकते हैं। तो अब जब ये कैलकुलेशंस करते थे, एक दूसरे की रीडिंग्स को रीड करते थे, तो क्या होता था, इन्हें दिक्कत आती थी क्योंकि इनके स्टैंडर्ड ही अलग है। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके भी एटॉमिक मासेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इनसे थोड़े थोड़े डिफर तो होंगे। जिसके कारण हम फिर क्या हुआ, इन दोनों ने मिलके मीटिंग की और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को भी रिजेक्ट कर दिया और एक कॉमन स्टैंडर्ड माना दोनों ने मिलके, वो था कार्बन 12। कार्बन 12 मतलब ऐसा कार्बन जिसका मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर तो 6 होता है कार्बन का। मतलब कार्बन के और भी आइसोटोप है लेकिन इनको नहीं माना स्टैंडर्ड, सिर्फ कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना। अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस क्या कर रहे थे, कार्बन को स्टैंडर्ड मान के एटॉमिक मासेस निकाल रहे थे। मतलब कि हमें देखना है हमारे पास कोई एलिमेंट है, अब हमें देखना है कि वो एलिमेंट कार्बन 12 से कितना भारी है या कितना हल्का है। मतलब कार्बन के रिलेशन में देख रहे हैं ना, कार्बन को एक स्टैंडर्ड मान के दूसरे का एटॉमिक मास देख रहे हैं, तो इसलिए वो हम उन एटॉमिक मासेस को नाम देते थे रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब कि कितना हैवी है एक एटम कार्बन 12 के कंपेयर में। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि एटॉमिक मास आया कैसे हमारे पास और हमने कार्बन को स्टैंडर्ड कैसे लिया। तो हमारे पास एटॉमिक मास अब क्लियर हो गया है। तो कार्बन को जब हमने स्टैंडर्ड माना था, हमने माना था कि कार्बन का जो मास होगा वो 12 AMU होगा। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये एक यूनिट है। 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है इतने ग्राम। और 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वो होती है मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब कार्बन 12 का जितना मास है उसका 1/12 ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या है ये, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसका 1/12 लें हम तो हमारे पास 1 ही आ गया ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट।
तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। और कार्बन कौन सा? C12। ये हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। तो ऐसे ही करके अगर हमें हाइड्रोजन का निकालना हो, हाइड्रोजन में क्या होता है हमारे पास? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मास ले लें, इन दोनों को प्लस कर लें, तो हमारे पास हाइड्रोजन का मास आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। तो हमारे पास एक प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, वो होता है प्रोटॉन की मास से काफी कम होता है, 1/1836 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन के मास से इतना कम मास है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब भी हम एक एटम का मास देखते हैं तो उसमें अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो उसमें हम सिर्फ प्रोटॉन का ही मास गिनेंगे। तो हमारे पास प्रोटॉन का मास कितना था? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हमें इसका एटॉमिक मास निकालना है, हम एटॉमिक मास निकालते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। ये हमारे पास इतना प्रोटॉन का मास है हाइड्रोजन के, और हमारे पास 1 एटॉमिक मास कितना है? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाते हैं 1.008 ग्राम, जिसे हम नियरली लिखते हैं 1 ग्राम। सॉरी, ग्राम नहीं, ग्राम कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ है 1.008 AMU, और जिसे हम नियरली लिखते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अब क्या हो गया कि अभी जो हम यूनिट लिखते थे ना, एटॉमिक मास यूनिट, अब इसकी जगह हम अकेला U भी लिख सकते हैं। U मतलब यूनिफाइड यूनिट, यूनिफाइड मास, U भी लिख सकते हैं इसकी जगह हम। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एटम के एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस निकलते। जैसे अभी हमने निकाला हाइड्रोजन का, अगर हम निकालते हैं, अब हम निकालते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कैसे बना है? ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बताया था कि बहुत ही कम है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का मास हमारे पास ये है। अब जो न्यूट्रॉन का मास है ना, न्यूट्रॉन का मास नियरली प्रोटॉन के मास के इक्वल ही होता है, बस थोड़ा सा ज्यादा होता है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमें इसका निकालना हो, इसका मास निकालना हो, हमारे पास 8 प्रोटॉन है, 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 8 इंटू न्यूट्रॉन का भी मास ले लें हम, 1.674 इंटू 10⁻⁻24। अगर हम इन दोनों को लगभग सेम ही, इन दोनों को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24। ये दोनों सेम है, इनको हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। और हमारे पास हमने देखा था 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता था हमारे पास? 1.6605। तो अगर हमें एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे हम? 16 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ओवर 1 AMU। 1 AMU कितना था? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इन दोनों को अगर हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 15.995 AMU, जिसे हम नियरली लिखते हैं 16 AMU। मतलब ऐसे हमने अपने एटॉमिक मासेस निकालने शुरू कर दिए। अब तक हमने क्या देखा कि हमने पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया, काम नहीं बना, ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया, लेकिन जो फिजिस्ट और केमिस्ट थे दोनों ने अलग अलग स्टैंडर्ड ले लिए, जिसके कारण कंफ्यूजन हो रही है। फिर दोनों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड लिया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया। अब जितने भी हम एटॉमिक मासेस देखते थे एलिमेंट्स के, वो सारे हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के देखते थे। कार्बन 12 में जो 1 AMU था वो कितना था? इतने ग्राम। और हमारे पास अगर हमें एटॉमिक मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे?
जैसे इसमें सिर्फ A1 प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगलेक्ट कर दिया, प्रोटॉन का फिल करके यहाँ पे इस इक्वेशन में, और यहाँ पे हमारे पास निकल गया हाइड्रोजन का। ऐसे निकाला हमने ऑक्सीजन का। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन का निकालें, हीलियम का निकालें, बाकी सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास एटॉमिक मासेस। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं होता है, बस ये है कि जिन एटम्स को मिला के एक मॉलिक्यूल बना है उन एटम्स का मास ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हम एक मॉलिक्यूल लें H2, सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया, अब हाइड्रोजन का मास कितना था 1 AMU, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 2 AMU। मतलब H2 मॉलिक्यूल का मास कितना है 2 AMU। और सिंपल एक और लें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन है 2, और एक ऑक्सीजन का कितना था 16 AMU। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया O2 का 32 AMU। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 32 AMU। अब अगर हम वाटर लें अपना, अब इसमें देखो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है 2, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है मास 1, यहाँ पे हाइड्रोजन इतना पूरा हो गया, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना होता है 16, तो 2 + 16 हमारे पास कितना हो गया 18 AMU। AMU लिखो या फिर U लिखो, सेम ही है, ठीक है ना। उसके बाद एक और ले लेते हैं H2SO4। अब इसमें भी देखो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ये हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है, प्लस सल्फर, सल्फर का कितना होता है हमारे पास मास 32, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने 4 × 16। अब इसे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 + 32 + 64 = 4 5 6 7 8 6 7 8 9 98 AMU, या फिर हम लिख सकते हैं U। ऐसे करके हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। क्या था मॉलिक्यूलर मास, कुछ नहीं किया हमने, बस जो हमारे पास जिन एटम्स को मिला के बन रहा था उन एटम्स का मास, और वो कितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल दिया अपना मॉलिक्यूलर मास। अब ऐसे ही अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ग्लूकोज का C6H12O6। इसमें क्या है हमारे पास 6 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस 12 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, प्लस 6 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब इन्हें हमने सॉल्व किया 72 + 12 + 96, U या फिर 180 AMU। ये हमारे पास निकल गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। जब इनके मास निकालते हैं उसे बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। जब हम कभी किसी एक एटम का निकालें तो उसे बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लियर है इतना? अब आगे हम पढ़ेंगे अपना मोल कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। उसके लिए पहले जान लेते हैं कि मोल क्या होता है। मोल कुछ नहीं होता, बस एक नंबर होता है। जैसे हमारे पास डजन है, डजन क्या है? एक नंबर ही है। अगर हम एक डजन की बात करें तो किसके इक्वल होता है वो? एक डजन 12 के। अगर हम एक सेंचुरी की बात करते हैं, सेंचुरी किसकी इक्वल होती है? एक नंबर है 100, उसकी इक्वल होती है। ऐसे ही जो 1 मोल है वो भी एक नंबर है, और ये 1 मोल किसके इक्वल होता है? ये होता है 6.022 × 10⁻23
1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23। इतने बड़े नंबर के इक्वल क्या होता है? मोल। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 दर्जन केले हैं, मतलब मेरे पास कितने केले हैं? 12। ऐसे अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल केले हैं, तो कितने केले हैं मेरे पास? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23। अब जो ये नंबर है, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं NA से। एन ए किसके इक्वल है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23। क्लियर हो गया? 1 मोल क्या है? 1 मोल कुछ नहीं है, बस एक नंबर है। अगर मैं बात करूं 1 मोल, जैसे बात की थी मैंने 1 मोल ऑफ बनानास, तो 1 मोल ऑफ बनानास कितने थे? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 बनानास थे। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ एटम्स, मेरे पास 1 मोल एटम्स है, मतलब कितने एटम्स हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। क्लियर है? और अगर अब मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स है, 1 मोल मोलिक्यूल्स है, तो मतलब कितने मोलिक्यूल्स हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स है। तो क्लियर हो गया? मोल क्या है? मोल कुछ नहीं है, बस एक नंबर है। तो 1 मोल ऑफ एटम इतने नंबर ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल मतलब इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल H2O है, मतलब मेरे पास कितने 1 मोल H2O है, तो मेरे पास कितने मोलिक्यूल्स हैं H2O के? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। इतने मोलिक्यूल्स हैं मेरे पास H2O के। मोल क्लियर हो गया? तो अब बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, सॉरी, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, वो होता है हमारे पास मोलर मास। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जैसे हमारे पास 1 मोल H2O है। पहले सिंपल से शुरू करते हैं। हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का हमने देखा था एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास हमारे पास ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 16 U था। लेकिन अगर हम अभी इस U को हटा के यहाँ पे ग्राम लिखते तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है? मास इक्वल्स टू 16 ग्राम। ऐसे ही हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज मास, इसे बोलते हैं हम, अगर सिंपल भाषा में बोले, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ कुछ भी ले लो, हीलियम, मोलर मास ऑफ हीलियम, तो ये कितना होगा? 4 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना होता था? 4U। लेकिन हमने क्या करना है? ग्राम में लेना है मास। अगर हम ग्राम में लेते हैं तो मतलब वो मास किसके इक्वल हो गया? उसके मोलर मास के इक्वल। मतलब मोलर मास तो हम ग्राम में लेते हैं, नंबर वो सेम ही रहेगा एटॉमिक मास वाला, बस जो यूनिट है वो U से हटके या फिर AMU से हटके क्या हो जाएगी? ग्राम। अगर हम अब सिंपल सा है, अपने आप तुम लिख सकते हो, अगर हम मोलर मास निकालें
H2O का, तो ये कितना होगा, कितना होता था एटॉमिक मास, कितना था, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना होता था उसका 18U। अगर हम मोलर मास लें तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम। बस कुछ नहीं किया हमने, बस U को हटा के G लिख दिया, नंबर हमारे सेम ही रहेंगे। अगर तुम एटॉमिक मास की बात करो तो U को हटा के G लिख दो, मॉलिक्यूलर मास की बात करो तो भी U को हटा के तुम G लिख दो, हमारे पास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास की बात करो U को हटा के G लिख दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोलर मास। अब क्लियर है ये मोलर मास क्या हो गया। तो हमारे पास अब तक हमने देखा कि 1 मोल क्या होता था हमारे पास, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। एंटिटीज मतलब कोई भी चीज, एटम ले रहे हो तो मॉलिक्यूल ले रहे हो, कुछ भी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि 1 मोल का अगर हम मास लें तो उसे हम बोलते हैं मोलर मास, उसे मोलर मास बोलते हैं। अब फिर हमने एक नई चीज देखी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल लें तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस। और ये किस पे होगा, ये होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। क्या है ये, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब कि टेम्परेचर कितना 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस लें, कोई भी गैस ले, तुम ऑक्सीजन लो, नाइट्रोजन लो, क्लोरीन लो, कोई भी गैस लो, अगर वो 1 मोल है तो उस गैस का पक्का ही है कि वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो ये चीज नोट कर लो, इंपॉर्टेंट, आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। तो हमारे पास क्लियर हो गया, एटॉमिक मास क्लियर हो गया, मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया, हमें मोल क्या होता है वो क्लियर हो गया, और मोलर मास क्या होता है वो भी क्लियर हो गया, और 1 मोल ऑफ एनी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, वो भी क्लियर हो गया। तो अब हम कर देंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे उसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स। तो थैंक यू बच्चों।